नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल। मैं हूं आपके साथ तरनजीत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। पंजाब में कोरोना की रफ्तार जारी है। पिछले 24 घंटे में करीब 1678 मामले सामने आए हैं, जबकि प्रदेश में कोरोना से कुल 52,526 लोग संक्रमित हो चुके हैं। वहीं कोरोना के 15,376 एक्टिव केस हैं, जबकि कोरोना को 35,000 से ज्यादा मरीजों ने मात भी दी है। कोरोना से प्रदेश का रिकवरी रेट 68 से अधिक है। अब कोरोना से पंजाब के 5 टॉप जिले की बात कर लेते हैं, जहां पर कोरोना के सबसे ज्यादा एक्टिव केस मौजूद हैं। लुधियाना में कोरोना के 2,455 मामले, जालंधर में कोरोना के 1,880 से ज्यादा मामले, एसएएस नगर में कोरोना के 1,580 मामले, पटियाला में कोरोना के 1,395 से ज्यादा मामले, गुरदासपुर में कोरोना के 855 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। सो लगातार कोरोना की रफ्तार पंजाब में बढ़ी है और यहाँ पर केसेस में इजाफा हो रहा है, जो कि वाकई चिंता का विषय हो जाता है। 24 घंटे में 1,678 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है, और 15,000 से ज्यादा एक्टिव केस पंजाब में है इस वक्त। अगर हम पंजाब के रिकवरी रेट की बात करें तो यहाँ पर 68 से ज्यादा का रिकवरी रेट है। रिकवरी रेट हालांकि अच्छा है, लेकिन यहाँ पर चिंता का विषय होता जा रहा है कि यहाँ पर आखिर मामले एक साथ इतनी तेजी से बढ़ क्यों रहे हैं, जिसके पीछे की सबसे बड़ी वजह बताई जा रही है लोगों की तरफ से बरती जा रही लापरवाही। पंजाब में लोगों की तरफ से पूरी लापरवाही बरती जा रही है। जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है, लगातार केसेस बढ़े हैं और लोग बिल्कुल लापरवाह होते जा रहे हैं। लोगों की तरफ से सावधानी नहीं बरती जा रही है जब से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई है। सो कहीं ना कहीं लोगों को समझना होगा, लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो तमाम प्रिकॉशंस लेकर चलें, क्योंकि कोरोना वायरस एक खतरनाक वायरस है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जिन लोगों की इम्यूनिटी वीक है या फिर जिनमें कॉम्प्लिकेशंस हैं, डायबिटिक हैं जो लोग, उनके लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है और उन्हीं में डेथ रेट सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बटाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। बटाला में सरेआम फायरिंग हुई। बड़ी खबर इस वक्त की बटाला से। बटाला में सरेआम की फायरिंग, पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग की। फायरिंग में पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की। शरणार्थी गाड़ी में हमलावर आए थे और उनकी तरफ से फायरिंग की गई है। पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या की गई है। फिलहाल मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर बटाला से आपको बता रहे हैं, जहां पर सरेआम फायरिंग हुई है। पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग की गई, उसकी हत्या की गई। बड़ी खबर बटाला से। पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या की गई, उस पर फायरिंग की गई। फायरिंग में पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या की गई है। शरणार्थी गाड़ी में हमलावर आए थे और उनकी तरफ से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। बटाला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सरेआम फायरिंग हुई है बटाला में, जिसमें पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या की गई है। शरणार्थी गाड़ी में हमलावर आए थे, जिनकी तरफ से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और इस पूरे हादसे में पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या की गई है। सरेआम यहां पर फायरिंग की गई है। मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है। तो कहीं ना कहीं पंजाब में गुंडागर्दी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और आए दिन इस तरह की घटना पंजाब में होती है, जो कि वाकई चिंता का विषय है। क्राइम ग्राफ लगातार पंजाब में बढ़ता जा रहा है और अब ये मामला बटाला से सामने आया है, जहां पर फायरिंग सरेआम की गई है। इस पूरे हादसे में पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या हुई है और शरणार्थी गाड़ी में ये हमलावर आए थे, जिनकी तरफ से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है और लगातार इस तरह की घटनाएं पंजाब में बढ़ती जा रही हैं। और अब ये मामला बटाला से सामने आया है, जहां पर पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग की गई, उसकी हत्या की गई। इस मामले में पुलिस जुट चुकी है और तमाम एंगल्स के साथ ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्यों इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्यों उसकी हत्या की गई।
और इस पूरे मामले की जांच फिलहाल पुलिस की तरफ से की जा रही है। बटाला का ये मामला तो इस तरह की घटनाएं पंजाब में बढ़ती जा रही हैं और आए दिन गुंडागर्दी की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और अब ये मामला बटाला से सामने आया है, जहां पर हमलावर शरणार्थी गाड़ी में आए थे और उन्होंने यहां पर पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग की है। अब पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि पुरानी रंजिश थी, क्या इसके पीछे की वजह थी जिसके चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया और पूर्व सरपंच के बेटे की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच करने की कोशिश कर रही है और ये मामला आपको बता देते हैं बटाला का है, जहां पर सरेआम फायरिंग हुई, सरेआम गुंडागर्दी की तस्वीर यहां पर भी देखने को मिली एक बार फिर से बटाला में। और यहां पर पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग की गई, उसकी हत्या की गई। बड़ी खबर बटाला से। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट चुकी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्यों इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। इसी में ज्यादा अपडेट के लिए हमारे संवाददाता नितिन लूथरा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आपसे जानना चाहेंगे बटाला में पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग हुई है, क्या कुछ अपडेट? हाँ जी बिल्कुल, ये कार पासिंग को लेकर जो है फायरिंग हुई है और ये पूर्व सरपंच का बेटा है, अपनी भाभी को लेकर वापस आ रहा तो कार पासिंग को लेकर रोड पर कहासुनी हुई और उसके बाद इस पर जो है ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गई और इसकी मौके पर ही मौत हो गई है। जी नितिन, एक छोटी सी बात को लेकर लोग एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो जाते हैं, कहीं ना कहीं सहनशीलता लोगों में कम होती जा रही है। कार पार्किंग को लेकर ये घटना हुई थी, क्या इससे पहले भी कोई इस तरह की पुरानी रंजिश है जिन लोगों ने फायरिंग की है? क्योंकि एक कार पार्किंग को लेकर किसी एक व्यक्ति की जान ले लेना वाकई ही सोचने वाली बात हो जाती है। बिल्कुल, ये बहुत सहनशीलता जो है वो खत्म हो चुकी है। दोनों ही गाड़ियां रोड पर चल रही थी, पास लेने को जो है उसके बाद कहासुनी हुई क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से आगे निकालना चाहता था गाड़ी। जब पासिंग नहीं हुई तो उसके बाद जो है कहासुनी हुई और कहासुनी होने के बाद जो है इस लड़के को, ये कबड्डी प्लेयर था, इस पर जो है ताबड़तोड़ गोलियां चलाने के बाद जब इसकी मौत हो गई तो खुद भी भाग गए, लेकिन पुलिस ने मौके पर ही इनको कुछ समय बाद ही गिरफ्तार कर लिया है। जी, अब फिलहाल अब पुलिस की तरफ से आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है इस पूरे मामले में? पुलिस का कहना है कि जांच चल रही है, बयान लिए जाएंगे पारिवारिक लोगों के भी और पास जो चश्मदीद होंगे उनके भी, और उसके बाद जो भी कार्रवाई बनती है। 302 का मुकदमा दर्ज हो चुका है और भी देखा जाएगा कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। तमाम अपडेट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इस तरह के मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी बात को लेकर कहासुनी होती है और उसके बाद यहाँ तक बात पहुँच जाती है कि एक व्यक्ति की जान ले ली जाती है, उस पर फायरिंग कर दी जाती है। पार्किंग को लेकर ये वारदात हुई थी, पार्किंग को लेकर छोटा सा झगड़ा शुरू हुआ था और कार पार्किंग को लेकर बात यहाँ तक पहुँच गई कि एक व्यक्ति की जान ले ली गई, उस पर फायरिंग कर दी गई और इस पूरी घटना में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। पूर्व सरपंच के बेटे का कत्ल कर दिया जाता है, उस पर फायरिंग कर दी जाती है, गोलियों से उसे भून दिया जाता है और उसकी जान चली जाती है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की वारदातें पंजाब में बढ़ती जा रही हैं और अब ये बटाला से मामला सामने आया है, जहां पर पूर्व सरपंच के बेटे पर फायरिंग की गई है। एक छोटी सी बात को लेकर यहां पर कहासुनी हुई, आपस में झगड़ा हुआ और उसके बाद बात यहां तक पहुंच गई कि एक व्यक्ति की इस पूरे घटना में जान चली जाती है। वहीं पटियाला पुलिस ने आम लोगों के मन में कोरोना महामारी और कोरोना योद्धाओं के बारे में भ्रम और अफवाहें फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर एसएसपी ने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया पर वीडियो और पोस्ट डालकर गलत प्रचार कर रहे थे। थाना त्रिपुरी में आईपीसी की धारा 188 और आफत प्रबंधन एक्ट की धारा 94 के अंतर्गत दर्ज किए गए पहले मामले में गरीश नामक शख्स को नामजद किया गया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपलोड करके कोरोना महामारी और डॉक्टरों और कोरोना योद्धाओं को पर झूठे आरोप लगाए थे। वहीं दूसरे मामले में आरोपी सरबजीत को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल इस शख्स की तरफ से अफवाहें फैलाई जा रही थी इंस्टाग्राम और पोस्ट डालकर। फिलहाल पुलिस की तरफ से इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले में जांच जारी है। 2 आरोपियों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया है।
वहीं अबोहर के 62 वर्षीय शख्स अशोक भाटिया की रविवार को कोरोना के चलते मौत हो गई। अशोक भाटिया के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि शनिवार दोपहर 3 बजे रिपोर्ट पॉजिटिव मिली थी, जिसके चलते उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को काफी फोन लगाए, लेकिन विभाग का कोई भी अधिकारी उनको कोरोना सेंटर में भर्ती करवाने के लिए नहीं आया, जिसके चलते परिवार वालों ने घर में खुद ही उनको ऑक्सीजन पर रखा और रविवार सुबह उनकी मौत हो गई, जिनका स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और एक समाज सेवी संस्था की मदद से अबोहर के शमशान भूमि में उनका दाह संस्कार भी किया गया था। तो परिवार वालों ने स्वास्थ्य विभाग पर यहां पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया गया था कि रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, उन्हें भर्ती नहीं कराया गया अस्पताल में, जिसके चलते उन्होंने घर पर ही उन्हें रखा और घर पर ही इलाज करवाना शुरू किया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते इस शख्स की मौत हो गई। वहीं नाभा ब्लॉक के गांव धारोकी में उस वक्त गहमा गहमी का माहौल पैदा हो गया जब स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कोविड टेस्ट करने पहुंची, तो गांव वालों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। स्थिति तनावपूर्ण होती देखकर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम बिना टेस्ट किए ही वापस चली गई। वहीं गांव वालों ने साफ कहा कि वो किसी भी स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को गांव में घुसने नहीं देंगे। नाभा का ये मामला, जहां पर कोविड टेस्ट करने जब टीम पहुंची तो वहां पर गांव वालों ने टेस्ट करने से इनकार कर दिया और टीम का विरोध किया। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये समझना होगा कि अगर कोविड से बचना है, अगर कोरोना से बचना है तो टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, लेकिन यहाँ पर लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। लोग अपना टेस्ट कराने से भी कतराते हैं, जो कि वाकई ही एक चिंता का विषय हो जाता है, क्योंकि अगर लोग टेस्ट नहीं करवाएंगे तो कैसे ये पता लग पाएगा कि कोई कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। लेकिन लोग यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग की टीम का ही विरोध करते नजर आए। जो लोग टेस्टिंग करने के लिए आए थे उनका विरोध किया गया और उन्हें वापस लौटना पड़ा बिना टेस्ट किए ही यहाँ से। वहीं प्रदेश में एम्बुलेंस और बाकी स्वास्थ्य सेवाओं पर सर्विस चार्जेस बढ़ाए जाने का शिरोमणि अकाली दल की तरफ से विरोध किया गया। इसे लेकर शिरोमणि अकाली दल के नेता दिलजीत चीमा ने नाराजगी जताई और फैसले को गलत बताया। कहा कि इससे गरीब लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। क्या सरकार लोगों की आर्थिक हालत के बारे में नहीं सोच रही है? 3 गुना रेट बढ़ा देना बेहद गलत है। ਮੈਨੂੰ महसूस ਹੁੰਦਾ है कि जिस तरीके सरकारी हस्पतालों के विच सरकार ने मरीजों के उत्ते चार्जस ਵਧਾ के बोझ एडा ਵੱਡਾ पाया, उतों समझ आता है कि सरकार नूं लोगों की आर्थिक हालत का अंदाजा। अजकल सब तो वड्डी लोड़ पैंदी है एंबूलेंस की, क्योंकि जो कोई भी पेशेंट पॉजिटिव आ जाता है उन्होंने ले जाने वास्ते एंबूलेंस की लोड़ पैंदी है, अपनी गड्डी ते नहीं ले जा सकते। जे किसी ने टेस्ट कराना तो भी एंबूलेंस लैके जानी पैंदी है, क्योंकि ड्राइवर ते अपनी गड्डी तुसीं नहीं जा सकते। पर यह सर्विस फ्री प्रोवाइड करने की बजाय सरकार ने 5 रुपये किलोमीटर तो बढ़ा के रेट 15 रुपये किलोमीटर कर दिया। 3 गुना रेट करना ये लोगों की बहुत वड्डी एक्सप्लॉयटेशन। ओपीडी के चार्जस भी बढ़ाते, इंडोर के चार्जस भी बढ़ाते, माइनर सर्जरी के चार्जस भी बढ़ाते तो मेजर सर्जरी के चार्जस बढ़ाते। ऑलरेडी लोगों के कारोबार बंद है। सरकार को चाहिए कि अपने को इन्वेस्टमेंट जी सेहत सहूलत करे, पर सरकार अपन जिम्मेवारियों तो भज के लोगों के उत्ते बहुत बड़ा बोझ पा रही है। मैं मुख्यमंत्री साहब को बेनती तो पंजाब सरकार के ऊपर निशाने साधे गए शिरोमणि अकाली दल की तरफ से। वहीं प्रदेश सरकार की तरफ से बढ़ाई गई एम्बुलेंस और बाकी स्वास्थ्य सेवाओं की फीस को लेकर अब राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता अमन अरोड़ा ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं के चार्जेस बढ़ाने को लोक विरोधी बताया। कहा कि पहले के लोग कोरोना की मार झेल रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं की फीस बढ़ाना गलत कदम। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਔਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਔਰ ਸਸਤੇ ਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ
ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੱਪ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਹੈਲਥ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਆਪ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲੇ ਭਟਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰजेस ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਗੁਣੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲਾ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅੱਜ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਖਤ शब्दों ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ। वहीं लोक इंसाफ पार्टी के नेता सिमरजीत सिंह बैंस ने फगवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट मंत्री पर जमकर हमला बोला। बैंस ने कहा कि पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मसोत ने अनुसूचित जाति के छात्रों के मिलने वाली 248 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप योजना की राशि को मनमानी ढंग से वितरित किया है। करीब 39 करोड़ रुपए की राशि के दस्तावेज की उपलब्धता न होना इस मामले में सवाली निशान खड़े करता है। बैंस ने कहा कि साधु सिंह धर्मसोत ने अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है, इसलिए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से मंत्री साधु सिंह धर्मसोत को तुरंत मंत्री पद से हटाकर मामले की CBI जांच करानी चाहिए। वहीं खन्ना में रोपड़ सोस के करेशरों से अवैध माइनिंग के साथ जाली बिलों का भी पर्दाफाश किया गया है। बताया जा रहा है कि रोपड़ सोस में लगे सैकड़े क्रेशर जहां से रेत और बजरी सप्लाई होती है, वहां अवैध माइनिंग का मुद्दा अभी थमा भी नहीं था कि अब यहां खनिज पदार्थों के सप्लाई के जाली बिलों का भी खुलासा सामने आया है। थाना प्रमुख इंस्पेक्टर राव बरिंदर सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देशों पर इलाकों में अवैध माइनिंग को रोकने के लिए ब्लॉक विकास पंचायत अफसर और माचीवाड़ा पुलिस की तरफ से साझे तौर पर नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान 25 अगस्त को माचीवाड़ा समराला रोड से गुजरते रेत के भरे ट्रकों को जांच के लिए रोका गया। ट्रकों के चालकों की तरफ से रेत भरने के कुछ बिल मौके पर पेश किए गए, जिनकी जब जिला रोपड़ के माइनिंग अफसर से जांच करवाई गई तो ये सभी जाली निकले। मामले को लेकर पुलिस ने धोखाधड़ी का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मानयोग SSP साहब ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ BDPO ਸਮਰਾਲਾ ਨਾਲ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਕਾਬੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਰੋਪੜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। फर्जी करार देने तो बाद इन्हां ते कार्रवाई करदिआं इन्हां दे खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया अंडर सैक्शन 420, 465, 468, 471, 379 21 माइनिंग एक्ट के तहत। वहीं बछाला में व्यापारियों के बाद अब कॉरपोरेशन के अधीन आने वाली शराब के ठेकेदारों ने सरकार के फैसले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ठेकेदार को कहना है कि वो 1 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर से मुलाकात कर पूरे दिन ठेके खोलने की इजाजत मांगेंगे। अगर उनकी मांग नहीं मानी जाती तो वो बिल्कुल ठेके नहीं खोलेंगे। ठेकेदारों का कहना है कि शाम को ही ठेके पर ज्यादा आमदनी होती है, लेकिन शाम 6:30 बजे तक ठेके खोलने तक हमारी आमदनी आधी रह गई है। इसी तरह से काम नहीं चल पाएगा क्योंकि इससे अवैध शराब का धंधा लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं राजपुरा के मिर्च मंडी कॉलोनी के एक घर में चोरों ने एक घर पर धावा बोलते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने घर से सोने चांदी के गहनों के अलावा हजारों की नकदी पर भी हाथ साफ किया। चोरी की ये वारदात गली में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि कैसे 2 चोर बाइक पर सवार होकर आते हैं और एक चोर घर अंदर दीवार पार करके घुसकर चोरी की घटना को अंजाम देता है। मामले की शिकायत फिलहाल पुलिस को दी गई है। पुलिस ने CCTV के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
वहीं लुधियाना में दरेसी के पास स्थित श्री राम चैरिटेबल अस्पताल में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज ने अस्पताल की पहली मंजिल से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की, जिसे घायल हालत में अस्पताल ले जाया गया और वहां से सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया। मौके पर मौजूद शख्स ने बताया कि मरीज अस्पताल की खिड़की में लगा शीशा तोड़कर बनेरे पर आया और उसने राहगीरों द्वारा रोकने के बावजूद भी छलांग लगा दी, जिसे बाद में अस्पताल ले जाया गया। वहीं अस्पताल के कर्मचारी मामले को लेकर कुछ भी कहने से बचते दिखे। जी 28 तरीक ਨੂੰ ਜੀਐਨਈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰੌਸ ਕਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਐਮਐਲਆਰ ਨਿਕਾਲੀ। ਐਮਐਲਆਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਰਾਤੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਲ ਪਵਾਉਣ ਆਏ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਬੋਤਲ 'ਚ ਤੇਲ ਪਾਓ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੋਤਲ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਥੱਪੜ ਥੁੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ आने। फिर घंटे के बाद वहीं जालंधर में शनिवार और रविवार के लॉकडाउन के दौरान चोरों ने मोबाइल शॉप को निशाना बनाया और दुकान का शटर तोड़कर 15 से 20 हजार की नकदी और पुराने नए मोबाइल चुरा कर ले गए। मोबाइल शॉप के मालिक हिमांशु मदान ने बताया कि शुक्रवार रात वे अपनी दुकान बंद करके घर चले गए थे। रविवार सुबह उन्हें पड़ोस वालों ने फोन करके बताया कि उनकी दुकान के ताले टूटे हुए हैं। जब आकर देखा तो दुकान का सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने बताया कि उन्होंने दुकान में 15 से 20 हजार की नकदी और 4 पुराने और नए मोबाइल चोर ले गए हैं। इस बारे में पुलिस को शिकायत दी गई है। वहीं मामले को लेकर पुलिस अधिकारी ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे खराब हैं, लेकिन जांच फिलहाल की जा रही है। वहीं फाजिलका के गांव सलीम शाह से एक सप्ताह पहले लापता हुए युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय धर्मेंद्र सिंह एक हफ्ता पहले घर से अचानक लापता हो गया था, जिसकी लाश फाजिलका की सरहद पर लगते गांव मुहार जमशेर के साथ लगते दरिया से बरामद हुई है। फाजिलका थाना सदर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं परिवार वालों ने मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। तरनतारन में एक गरीब परिवार इस समय प्रकोपन का शिकार बना हुआ है। परिवार का कहना है कि उनकी एक बेटी है जो कि दिमागी तौर पर कमजोर है। उसकी शादी हुई थी, लेकिन कुछ ही हफ्तों के बाद उसके पति उसे घर पर ही छोड़ गया था, जिसके बाद वे अपने माँ बाप के साथ रहती है। लेकिन परिवार इतना गरीब है कि अपनी बेटी का इलाज नहीं करवा पा रहा। पिता रिक्शा चलाते हैं, जिससे केवल 2 वक्त की रोटी ही नसीब होती है। फिलहाल परिवार बेटी के इलाज के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। करते हैं हिमाचल की खबरों का। 2021 में हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर 21 नए कार्यक्रमों को शुरू करेगा, जिसमें बीटेक, कंप्यूटर साइंस, ऑटोमेशन, जिम, ओपन थिएटर, स्टेडियम, स्किल डेवलपमेंट सहित कई नए कार्य शुरू किए जाएंगे और यूनिवर्सिटी को अगले साल तक पूरी तरह से पेपरलेस किया जाएगा। ये जानकारी शिमला में पहुंचे कैबिनेट मंत्री रामलाल मार्कंडे ने साझा की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने के लिए तकनीकी विश्वविद्यालय कई कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है। नए शोध करने वाले छात्र को 50,000 के रुपए पुरस्कार के रूप में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जबकि अध्यापकों के लिए भी 30 लाख के बजट का प्रावधान किया गया है। टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की तरफ से नए कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। 21 नए कार्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। मत्स्य पालन विभाग द्वारा हिमाचल प्रदेश के जलाशयों में इस बार करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत के मछली बीज डालने की योजना तैयार की गई है और इसी योजना का शुभारंभ ऊना जिला की गोविंद सागर झील में मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने मछली बीज डालकर किया। कंवर ने कहा कि मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए मत्स्य बीज संग्रहण का कार्य शुरू किया गया है। साथ ही कंवर ने बताया कि मछुआरों की आर्थिक स्थिति को अच्छा करने के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से उचित कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं कंवर ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछली पालन में पेश आ रही कठिनाइयां भी दूर हो रही हैं।
प्लान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीड स्टॉकिंग जो है वो की जाए, ताकि मछुआरों को भी रोज़गार मिल सके। करीब 4500 से ज़्यादा परिवार जो हैं वो गोविंद सागर झील के ऊपर ही उनकी निर्भरता है, और उसके लिए हम फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, उनको कैसे उनकी आय को जो है वो दुगना किया जा सके। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।